फ़िल्म के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके अंदर स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रीन प्ले नहीं है और इसके अंदर जितना देखो उतना 30 से 35 पूरे आर्टिस्ट जो है अपने तरीके से अपना एक्टिंग करे जा रहे हैं। डायरेक्टर को कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है और वो लोग अपनी मर्ज़ी से कैमरा कहीं पे रखा है, इसका ना प्रोडक्शन डिज़ाइन है, ना इसके अंदर कोई अच्छे से शॉट लिया गया है। तो दोस्तों मैं इसी मूवी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल, जो हमारी सबसे फेवरेट मूवी थी, जो वेलकम पहली वाली मूवी थी, उसी को ये लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसका थर्ड पार्ट आता है। और ये मूवी देखने के बाद मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि मुझे कहीं कहीं जगह पे देखूंगा तो मैं इतना इरिटेट हो रहा था। क्यों इरिटेट हो रहा था, क्या ऐसी बातें थी, चलो इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों इसके अंदर जो है ना, जिस बंदे ने जो डायलॉग लिखे हैं जिसका नाम फरहाद सामजी है और इसके जो डायरेक्टर है वो अहमद खान है। इन्होंने बहुत सारी फिल्में जो अभी बैक टू बैक फ्लॉप दी थी इन्होंने, जैसे कि बागी वाली जो फ्रेंचाइज है इसको फ्लॉप देने के बाद इन्होंने फिर फरहाद सामजी भी इनके राइटर भी थे इनके साथ में। तो ये लोगों ने कोई अच्छी कॉम्बो जोड़ी है नहीं है राइटर की और इसकी, लेकिन अब मेकर्स हमें ऐसा कह रहे हैं कि ये मूवी जो है बहुत अच्छा कॉमेडियन या बहुत अच्छा राइटर कहो, जो नीरज ओरा जी जो थे जिन्होंने फिर हेरा फेरी हंगामा वगैरह ये सब मूवी जो उन्होंने लिखी थी उनके राइटिंग है करके कह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म देखने के बाद ये फिल्म के अंदर उनकी राइटिंग कितनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो राइटिंग कर रहे थे, करते करते उसी समय शायद उनका देहांत हो गया, भगवान उनको स्वर्ग में जगा दे। लेकिन उसके बाद ये लोगों ने इसके अंदर क्या क्या छेड़खानी की है स्क्रीन प्ले के साथ भगवान जाने, मुझे नहीं पता कि ये नीरज वोरा की तो राइटिंग नहीं लगती है। कहानी का बेस उन्होंने दिया होगा लेकिन बाद में ये लोगों ने स्क्रीन प्ले डायलॉग वगैरह ये सब अपनी मर्जी से लिखे हैं, अपनी मर्जी से दिखाया। इसके अंदर देखो देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फिल्म स्टार्ट से लेके एंड तक दोस्तों हर सीन में हर एक सीन के अंदर अक्षय कुमार ही नज़र आता है आपको। किसी भी आर्टिस्ट को आप ले लो जिसके बीच में अक्षय कुमार आता ही आता है, यानी कि इतनी पूरी कोशिश की गई कि अक्षय कुमार इसके अंदर लीड करने की दिखाने की कोशिश की है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, अगर फिल्म है तो सबके रोल है तो उनको इंडिविजुअल थोड़े थोड़े उनकी भी कला दिखाने दो, आपको हर जगह दिखाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन चलो खैर, अब अक्षय कुमार है उनको कौन बोल सकते हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे और अपने हिसाब से फिल्म को चलाएंगे। बाकी आर्टिस्ट कोई करे या ना करे उनको कोई लेना देना नहीं लेता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो फिल्म के अंदर भी वो ऐसा ही कहता है कैमरामैन को कि मेरी तरफ फोकस करना। तो ये रियलिटी है, ये सभी को पता है कि जो बड़े एक्टर क्या करते हैं, कैसे अपनी एक्टिंग को अपने फिल्म में बचा के रखते हैं और बाकी जूनियर आर्टिस्ट को कितना रोल देते हैं कितना रोल नहीं देते, वो अलग बात है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन फिल्म में अंदर है ना दोस्तों मेरे को बहुत डिसअपॉइंट किया और मैं बहुत बोले यार ये क्या खिचड़ी कर दिया। मतलब फिर हेरा फेरी का इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स के हिसाब से उठा के उसको ये लोगों ने हंसाने की कोशिश की। फिर उसके बाद ये लोगों ने अपना क्या बोलते हैं वेलकम के सीन को उठाया, यानी कि जो उदय शेट्टी और जो मजनू थे उनके भाई बनाकर इन लोगों ने यहाँ पे अरशद वारसी और सुनील शेट्टी को भेज दिया। लेकिन सुनील शेट्टी को उदय शेट्टी का भाई बनाया, ऐसा बनाया कि उसको जो है ना दोस्तों, जो फिल्म आवारा पागल दीवाना में जो वो एड़ा अन्ना रहता है ना, तो सेम टू सेम एड़ा अन्ना का पूरा कैरेक्टर को उठा के ये लोगों ने उदय शेट्टी का भाई बना दिया। इस मूवी के अंदर भी सेम टू सेम जो एड़ा अन्ना है, जो डायलॉग वो बोलते हैं ना, अरे वो कहते हैं ना, वो आगे से लंबा होता है पीछे से लंबा, सेम वैसा ही इसमें ये बातें करता है सुनील शेट्टी दोस्तों। और इसके अंदर जो मजनू का भाई बताया रोमी यानी कि अरशद वारसी, इनका काम है लेकिन इतना खास काम नहीं है। उसके अंदर जो आइकॉनिक पेंटिंग वाला जो सीन था, जो मतलब मजनू का, यानी कि जो वो घोड़े के ऊपर गधा बनाता है ट्रैफिक जाम करके, उस पेंटिंग ये लोगों ने अपने आप को क्या पता ये लोगों ने मास्टरपीस सीन बना दिया। बस अब इसको उल्टा कर दिया, ये लोगों ने गधे के ऊपर घोड़ा को बिठा दिया। ऐसा होता है क्या यार, मतलब आप लोग हंसाने के लिए कुछ भी करते हो, कुछ भी कहानी लिखते हो, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाकर ऑडियंस को थिएटर तक बुला लेते हो और उसके बाद फिल्म जैसा तैसा करके आपके बजट के हिसाब से तो पैसा कवर कर ही लेती है, OTT की कवर भी कर लेती है। लेकिन एक अच्छी कॉमेडी स्टोरी लिखकर एक अच्छी नए प्रेजेंट में नए वे में अगर आप लोग लाकर देते हो तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। जो जैसी जैसी मास्टरपीस बनी है बहुत सारी मूवी, चाहे धमाल हो, चाहे वेलकम हो, चाहे हंगामा हो, चाहे दे दनादन हो, चाहे आवारा पागल दीवाना हो, ये सारी मूवीज जो है ना मास्टरपीस है, आइकॉनिक मूवी है। इनके अंदर के हर डायलॉग भी हमें याद रहते हैं, कैरेक्टर भी याद रहते हैं। अब मैं आप लोग को चैलेंज करके देता हूँ, इस मूवी के अंदर वेलकम टू द जंगल में आप लोग देखने के बाद बाहर आओ और आप देखो कि कौन सा कैरेक्टर था आपके लिए आइकॉनिक, उनका और कौन सा कैरेक्टर का डायलॉग आपको याद आएगा, मुझे बता दो कमेंट करके नीचे कि इसका डायरेक्टर का मतलब इस एक्टर का डायलॉग हमें याद आया और इस एक्टर का जो कैरेक्टर का नाम ये है
किसी को याद नहीं रहता है। सबसे पहले तो ये लोगों ने इतने सारे आर्टिस्ट लेके पूरा खिचड़ी कर दिया, मेरे ख्याल से तो ये पूरी फिल्म खिचड़ी है। लेकिन चलो अभी पॉजिटिव पॉइंट पे मैं आता हूँ कि इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे क्या अच्छी लगी। सबसे पहले तो अक्षय कुमार ने पूरी कोशिश की है फिल्म को स्टार्ट से लेके एंड तक लोगों को हंसाने की, ऑडियंस को। हाँ, पूरी कोशिश की है उन्होंने, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने काम निभाया, आपको हर सीन में वो नज़र आएंगे। और उसके बाद सेकंड जो है इसके अंदर मेरे को बेस्ट लगा वो है जॉनी लीवर का। दोस्तों, जॉनी लीवर का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देख के आप हंसने लग जाते हो। जॉनी लीवर है ना, कुछ बातें ऐसी कहता है जिस बातों को सुनने के बाद जो है ना दोस्तों, वो बीच में है ना, मतलब वॉइस उसकी साइलेंट हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी हंसी आने लग जाती है। फिर बाद में जो मेन मुद्दा बोलने की जगह पे वॉइस उसकी साइलेंट हो जाती है और एंड में बोलता है कि समझ में आया ना तुम लोगों को, तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। तो वहाँ पे थोड़ा ऑडियंस जो है ना हंसने लग जाते हैं। और दूसरा जो है ना दोस्तों, परेश रावल और अपना जो राजपाल यादव है, ये दोनों डायरेक्टर का रोल करे। हाँ, कहानी के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, इसकी थोड़ी एक छोटी सी सिनॉप्स दे देता हूँ। कहानी क्या है, एक बहुत बड़ा बिलियनियर है जिसको पैसा जो है ना कैसा भी करके इनकम टैक्स से बचाना है, तो जिसके लिए उसको टिप मिलती है कि उसके पास रेड गिरने वाली है। तो वो पैसे को वाइट करने के लिए वो क्या करता है, कैसा भी कुछ आइडिया करो, बताओ मुझे कैसा पैसा वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यानी कि जो जॉनी लीवर है उनका सलाहकार यानी कि एक एडवाइज़र रहता है उस बिलियनर का। तो वो कहता है कि सर ऐसा ऐसा करके एक फिल्म बनाते हैं जिसको फ्लॉप घोषित कर देंगे और इसमें 1000-2000 करोड़ लगा देंगे और हमारा पैसा पूरा वाइट हो जाएगा। तो फिर वो जो बिलियनर बोलता है, उसकी बेटी रहती है जैकलीन दोस्तों, और वो कहता है कि आप लोग इस काम पे शुरू हो जाओ और काम करो। तो इसके हिसाब से ये लोगों ने एक फ्लॉप डायरेक्टर यानी कि जो देव और दास, देव मतलब परेश रावल, दास मतलब राजपाल यादव, ये दोनों बहुत ही फ्लॉप डायरेक्टर रहते हैं जिनकी एक भी फिल्म आज तक हिट हुई नहीं है। तो ये लोग को पकड़ कर लाते हैं और ये लोग को बोलते हैं कि आपको अपने को एक ऐसा ऐसा करके फिल्म बनानी है और पैसे को अपने को कैसा भी वाइट करना है, जितना खर्चा होता है चलेगा। तो डायरेक्टर बोलता है कि हाँ, एक मेरी नज़र में हीरो है जो एक टाइम पे सुपरस्टार था, अब वो एकदम फ्लॉप का एक्टर है, यानी कि अक्षय कुमार है। तो भोजपुरी में काम कर रहा है, कुछ घिस घिस गाना आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उसको उठाते हैं और उसको लाके बोलते हैं कि भाई आपको इस फिल्म में काम करना है, हमारा कहानी ऐसी ऐसी है, आर्मीज़ के ऊपर लेकर है। तो यही कहानी है कि उसको जो फिल्म में लेते हैं और उसके बाद कहानी आगे चलती है, एक जंगल में जाके ये लोग शूट वगैरह करते हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं है आप लोग फिल्म देखो पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा सिनॉप्स दे दिया। पैसा को वो लोग वाइट कर पाते या नहीं कर पाते वो भी आप लोग को फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, ये इतना ये मेन कैरेक्टर। उसके बाद धीरे धीरे जो 32 कैरेक्टर जैसे जमा होते हैं, तो इन लोगों को कैसा भी करके पैसा ज़्यादा खर्चा करना है और फिल्म को फ्लॉप करना है। इसके लिए ये लोग इतने कैरेक्टर बताने की कोशिश किए। अब उसके बाद ये लोग जाते हैं यहाँ पर जो एक मेरे ख्याल से पीओ के जैसा एरिया ये लोगों ने बताया है, वहाँ पे लोग का शूट होता है। लेकिन शूट के समय जो है ना, एक जरदारा या कुछ तो ऐसा नाम है उसका, जॉकी श्रॉफ का इसके अंदर विलेन बताया है। ये भी एक देखो दोस्तों आइकॉनिक सीन को ये लोगों ने कॉपी किया, और वो भी कौन सा, जो बहुत बड़ी फिल्म है शोले, जिसके अंदर जो गब्बर आता है एक गाँव के अंदर, तो वैसे ही इसमें लोगों ने उस जो एरिया है आज़ादगंज करके, वहाँ पे वो आता है, वो सारे शॉट वैसे ही घोड़े वाले शॉट वैसे शॉट बनाए। और कुछ शॉट ऐसे थे ना दोस्तों, वो एआई से बनाए गए लग रहे थे। पहले स्टार्टिंग में दिखते हैं वो आपको जो सेम सीन है, वो क्लाइमैक्स के समय भी सेम वही शॉट उठा के वो लोगों ने, एडिटर ने वहाँ पे रख दिया है। वो तो थोड़ा बहुत बेकार लगा मेरे को। हाँ, उसके बाद जो है अक्षय कुमार का जो है इसमें डबल रोल है। अब वो डबल रोल वाला बंदा कौन है क्या है, आप लोग फिल्म देखोगे तो पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में क्या है। और सबसे ज़्यादा मुझे अगर कहूँगा तो दोस्त, मेरे को ये मूवी में अगर मुझे हंसना आया तो 3 ही कैरेक्टर की वजह से मुझे हंसना आया। एक तो सबसे पहले जॉनी लीवर, दूसरा फरीदा जलाल, और तीसरा जो है किरण कुमार। ये 3 ही मेरे को कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हंसाए इस मूवी में। जिसके अंदर फरीदा जलाल का जो कैरेक्टर है दोस्तों, आइकॉनिक कैरेक्टर है, उसको मैं याद रखा और मेरे को याद रहेगा। और उसके बाद जो किरण कुमार है उनका भी वो कैरेक्टर मुझे याद रहता है। कहानी मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा है, फरीदा जलाल जी जो रहती है ना, अब ये इस चीज़ को भी आप लोग याद रखो, मैं बता रहा हूँ ये लोगों ने क्या किया, क्या मतलब इनकी ये आइकॉनिक कहानी है, इनकी लिखी है। अरे
यार कैसे लोग हो तुम लोग। ये कैरेक्टर फरीदा जलाल और किरण कुमार का कैरेक्टर भी कहाँ से उठाया पता है? गोलमाल से उठाया। जहाँ पर वो जो लड़का रहता है ना तुषार कपूर गोलमाल में, ओरनियो कहता है और उसका कोई बातें समझ में नहीं आती, जिसका वो जो सपोर्ट में आता है यानी कि अरशद वारसी, वो नहीं कहता है कि वो जो कहता है वो बात वो समझता है और उसके बाद उसको समझाता है। सेम इसी में वैसा ही है। फरीदा जलाल जो है ना वो कहती है, वो कहती है, उसके बाद किरण कुमार कहता है हाँ ये बहुत सही कह रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बहुत सही कह रही है। तो यहाँ पे किरण कुमार जो है ना अपने उर्दू वाली भाषा में कहता है अला उला काला बुदो ये भी काला बारा दीदे छाल बने ये बोलो था उला गुला उना लगा किसी वाला ये कहता है। इसकी भी बातें किसी को कुछ समझ में नहीं आती है। तो ये एक थोड़ा अच्छा कैरेक्टर इन लोगों ने पॉइंट किया, लेकिन ये भी उठा है, कॉपी मास्टर है ये वाला कैरेक्टर भी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों फिल्म जो है मेरे हिसाब से ये एवरेज है। बस फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई वल्गर सीन नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्टर, मेकर और अक्षय कुमार इन तीनों को मैं एक चीज़ की बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आता है क्या कि कोई भी एक इंडिया से जो लोग यहाँ से पीओके के साइड चले गए तो वहाँ पे बॉर्डर पे आपकी इंडियन आर्मी रहती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी नहीं रहती क्या उस बॉर्डर पे? डेफिनेटली रहती है। आप लोग इतनी पूरे जमावड़ा करके गांव के लोगों को आप लोग पाकिस्तान के पीओके से इंडिया के बॉर्डर तक ला रहे हो, आपके उस बॉर्डर पे सब आर्मी दिख रहे हैं। वो लोग के आर्मी क्या सो गए हैं क्या? और उसके बाद आप लोग इंडिया से हेलीकॉप्टर लेकर जम्मू कश्मीर से आप पीओके साइड में जा रहे हो इतने सारे लोगों को, आर्टिस्ट को लेके, तो वहाँ पे परमिशन आपको कौन दिया? आर्मी पूछा नहीं आपको? और वहाँ के आर्मी इसका ऐसे चुप बैठते, आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर लेके चले जाओगे, लोग चुप? ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, आप लोगों ने आर्मी को बहुत मतलब बेइज्जत किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आर्मी के जगह पे इतना मजाक उड़ाया गया तुम लोग ड्रेस पहना के, और उसके बाद दो लड़की कौन सी ऐसी इंडियन आर्मी की जो फीमेल आर्मी रहती है वो हाफ जो छोटा पीछे जो चड्डा रहता है उतना पहन के आर्मी का ड्रेस पहनती है। वो नहीं होता है ना ऐसा। आप इतना भी देश का जो आर्मी है हमारे देश के लिए इतना अपनी जान कुर्बान कर देते हो, तुम लोग चंद पैसा कमाने के लिए तुम लोग आर्मी को इस तरह से बेइज्जती करते हो, वो अच्छी बात नहीं लगी मुझे। अरे आप लोग कुछ दूसरा कैरेक्टर उनको दिखा देते, आर्मी के अंदर ही इन लोग को कुछ अलग कैरेक्टर दे देते। आर्मी वाले जो आर्मी है वो ठीक है, लड़की को ग्लैमर ही दिखाना था तो इनके अंदर तुम लोग कुछ अलग आर्टिस्ट दिखा देते थे, अलग हीरोइन दिखा देते, कुछ अलग दिखा देते तो चल जाता। लेकिन आर्मी का कपड़ा पहना के क्या है? फर्स्ट हाफ के बाद दोस्तों लारा दत्ता जो इनको ट्रेनिंग देती है आर्मी का, उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद लारा दत्ता का पूरा गायब ही हो गई है, वो है ही नहीं फिल्म में। और इसके बाद रवीना टंडन है, उसका एक छोटा सा रोल है, उस गांव के अंदर ही रहती है, तो उसका ठीक ठाक रोल है, जितना उसको चाहिए था उतना मिला। लेकिन बाकी दोस्तों पता नहीं बाकी आर्टिस्ट लोग क्या कर रहे हैं इसमें। आफ्ताब सिद्दीकी है, उसको तो बेचारे को रोल ही नहीं दिया है। श्रेयस तलपदे इसके अंदर एक कैमरामैन का रोल करे, एक अंधा टाइप हो जाता है, वैसा इसमें दिखाया है। और उसके बाद और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है, कैरेक्टर है, जिनको उतना जो प्रेजेंस मिला नहीं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बाकी 4-5 लोगों ने इस पूरे स्क्रीन प्ले में ये लोग दिखते रहते हैं और इतने कैरेक्टर को लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जो किकू शारदा है और एक वो कृष्णा है, इन लोगों को 1-2 डायलॉग मिला है, उसके बाद कुछ उनका है ही नहीं उसमें। अरे इतने अच्छे अच्छे मंजे हुए कलाकार थे, सबको थोड़े थोड़े सीन देके थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिख के उसको अच्छे से राइटिंग करके अगर लिखते तो कॉमेडी के हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी हिट भी हो जाती है। आप लोगों ने पूरा खिचड़ी कर दिया, खिचड़ी। बस यही कहना था दोस्तों। फैमिली के साथ अगर वीकेंड में आप लोग को छुट्टी है तो आप जाकर देख सकते हो, परिवार के साथ बढ़िया है, बाल बच्चों के साथ आप जाकर देख सकते हो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं एज ए फिल्म के हिसाब से, फिल्म रिव्यू क्रिटिक्स के हिसाब से अगर कहूँगा तो मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी। बस जो आम आदमी है, आम लोग है, जो मास ऑडियंस है, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ़िल्म क्या है, फिल्म की फिल्मोग्राफी क्या है, फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या है, ये सब अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है तो उस आम मास ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। उनको बस जाना है, देखना है, टाइम पास करना है, एंजॉय करके हंस के आना है वहाँ, ठीक है। जितने जितने जगह पे देखा है तो मैंने 4-5 सीन मैंने देखा, मुझे हंसाया मूवी, वहाँ पे मुझे अच्छी लगी। बाकी जो है ऑडियंस है वो डिसाइड करेगी मूवी को कितना देखना है, थिएटर में कितना नहीं देखना है। और बजट तो वैसे लगभग मेरे ख्याल से 200-250 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा भी बता रहे हैं कि कहीं कहीं जगह पे वो लोग अपने आप को बचाने के लिए 100 करोड़ में बनी है, तो ये इम्पॉसिबल है। इतने सारे आर्टिस्ट लेने के बाद 100 करोड़ में बन ही नहीं सकती फिल्म, कम से कम 200-250 करोड़ के ऊपर गई होगी। और इसका सैटेलाइट राइट्स जो है मेरे ख्याल से
100 करोड़ के लगभग उनको मिला है, यानी कि आधा पैसा ये लोग कवर कर लिया। इनको अभी 150 करोड़ इनका बजट के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म को 300 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस पर करना होगा, क्योंकि जीएसटी और थिएटर ओनर सेटेलाइट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को जाने के बाद इनके पास पैसा आएगा तभी बजट कवर होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि दोस्तों कुछ भी करो, कोशिश तो की है ये लोगों ने, तो मेरे ख्याल से मैं ऑल द बेस्ट ही कहूँगा डायरेक्टर को कि इतने सारे आर्टिस्ट को लेकर काम करना इतना टफ काम रहता है। तो अहमद खान को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा और अक्षय कुमार को और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी फिल्म अच्छी चले बॉक्स ऑफिस पर। बस यही कहना है मेरा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।